हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू आज का लेक्चर 35 मिनट का होगा। जितना भी 35 मिनट में होगा बस उतना ही होगा। ठीक है जी, पूरे 5:15 वाइंड अप कर देंगे। सब सामने देखें मेरी तरफ। बेटा कल हमने ना एसेट्स में दो तरीके की एसेट्स का डिस्कशन किया, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। Expected to be realized within 12 months or within operating cycle is current assets. All other assets are non current assets. मैंने कल का होमवर्क दिया हुआ है बेटा, वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम होगी, मतलब कल के प्रॉब्लम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने 30, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 13, देयरफॉर टैक्स एसेट्स मेरे कोर्स का बाकी है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के सामने 14, अदर नॉन करंट एसेट्स के सामने 15, 16, 17, trade receivable 18, cash and cash equivalent 19, short term loans and advances 20, other current assets 20। फटाफट से इसको फिल करते हैं। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स कोर्स में नहीं है, बाकी सब सीक्वेंस है। तो अब मेरे साथ कंसेप्ट कौन सा बैठेगा ये बताना मुझे। 54। लोग उत्तर फटाफट से नोट डाउन करो। बाबू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में चार पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट।
बेटा अगर आप मन में रखना चाहो तो इसको सोच सकते हो टेंजिबल एसेट्स। ये सब टेंजिबल एसेट्स ही तो हैं जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट। मुझे इन 6 के बारे में कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि मुझे लगता है पीएचडी हुआ आप इसमें, सब बातें 11th में पढ़ी हुई हैं। पर हाँ, मैं ये भी बोल देता हूँ, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, एक आध कोई और भी निकल कर आ सकता है इसमें, दिक्कत क्या है? ठीक है ना जी। फिर अगर मैं बात करूं इंटेंजिबल एसेट्स की, मैं सबके बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर पेल दूंगा आज। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, माइनिंग राइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग। आओ प्यारे बच्चों फटाफट से चर्चा को शुरू करते हैं। गुडविल, वैसे तो आप पीएचडी हो इसमें बाबू। गुडविल, सबसे पहली बात, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती। अगर आपने किसी से गुडविल खरीदी है तभी वो बैलेंस शीट का पार्ट है। मान लो आज आप 5 स्टार जनता की दुकान खरीदने जा रहे हो, उसने कहा जी मैं अपनी दुकान 5 करोड़ की तो दुकान बेचना चाहता हूँ, 2 करोड़ की गुडविल। आपने पूछा थी गुडविल किस बात की? उसने कहा जी हमारी रेपुटेशन इतनी तगड़ी है कि कस्टमर हमारी दुकान में आने के बाद ये नहीं देखता कि पैसे मैं किसको दे रहा हूँ। कहते कभी मैं बैठा होता हूँ, कभी मेरे ब्रदर बैठे होते हैं, कभी मेरे बच्चे बैठे होते हैं, कभी मेरे पिताजी बैठे होते हैं, कोई नहीं देखता कि पैसे किसको दे रहे हो। सब यहाँ पर एंट्री लेने के बाद ये देखते हैं कि दुकान 5 स्टार की दुकान से सामान जा रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल इतना है लोगों का। इसी रेपुटेशन के 2 करोड़ रुपए में चार्ज करूंगा आपसे। बाबू, आपने 7 करोड़ पे कर कर दुकान खरीद ली मान लो, आप कैसे रिकॉर्ड करोगे इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? बेटा टेंजिबल एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में दिखाओगे लैंड एंड बिल्डिंग 5 करोड़ की खरीदी, और बेटा गुडविल में दिखाओगे 2 करोड़ की गुडविल खरीदी, यही तो करोगे। क्लियर है गुडविल? वैसे भी नहीं मुझे बताना था आपको, क्लियर ही था बाबू। आओ आगे बढ़ाते हैं बात को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे चर्चा करते हैं। अब आपको लगेगा यार सॉफ्टवेयर कैसे एसेट्स हो सकता है किसी के लिए? बेटा आप ना यूजर हो, आप यूजर के एंगल से सोच रहे हो, आप कंपनी के एंगल से नहीं सोच रहे जिसने सॉफ्टवेयर बनाया। आप खुद सोचो, जिस कंपनी ने एंड्रॉयड बनाया उनके लिए वैसे तो नहीं है। अब बताओ मेरे को, ये बताओ दुनिया में कितने डिवाइसेस चल रहे हैं और कितनों में एंड्रॉयड नहीं है? दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल रहे हैं ना बेटा, मोर देन 50% में एंड्रॉयड है। अगर 1,000 रुपये भी एंड्रॉयड चार्ज करता हूँ, मान लो सैमसंग कोई भी फ़ोन में आ रहा है एंड्रॉयड इंस्टॉल करके देता है, 1,000 रुपये भी ले रहा हो एक फ़ोन पे एंड्रॉयड, अब सोचो तो सही कैसे एसेट नहीं है उसकी। अब माइक्रोसॉफ्ट को सोचो ना, जिसने विंडो बनाई, जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप बिक रहे हैं बिना विंडो के बिक रहे हैं क्या? एसेट होती है कि नहीं होती कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ गई बात? बाबू बात करते हैं माइनिंग राइट्स की। माइनिंग राइट्स क्या होते हैं बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई बार माइनिंग राइट्स बेचती है। कैसे बेचती है मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक नई साइट मिल गई जहाँ पर बेटा भर भर के कोल था। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, हर साल 2 साल 3 साल के लिए ना नीलामी कर देती है, माइनिंग राइट बेच देती है। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, कुछ 1000 करोड़ के होते हैं, 50-50 हजार करोड़ के। आकाश में एक सेकंड रोज करना सारंगपुर। तो वो ऐसा होता है, मान लो कोल माइन साइट आइडेंटिफाई करी सरकार ने, बोली लगाओ जी नीलाम कर रही हूँ मैं साइट फॉर 3 ईयर्स। बाबू एक फॉर्म ने बोली लगाई 60,000 करोड़, एक ने लगाई 50,000 करोड़, एक ने 55,000 करोड़। बाबू ठेका छोड़ दिया 60,000 करोड़ में। अब उसके एंगल से भी सोचो, जिसने 60,000 करोड़ खर्चे हैं वो क्या दिखाएगा इसको, एसपीएल में एक्सपेंस हुआ बेटा, उसके लिए तो बहुत बड़ी एसेट है। 3 साल के लिए साइट उसकी होगी। पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है? जितने मर्जी ट्रक लगा लो, जितनी मर्जी लेबर लगा लो, दिन रात काम करा लो, पूरे के पूरे 3 साल, जितना कोल निकाल सकते हो निकाल लो, सब आपका है। 3 साल के बाद आएंगे, साइट छोड़ देना, फिर किसी और को बेचेंगे। ऑब्वियसली उसके बाद बहुत सस्ती बिकेगी क्योंकि काफ़ी कोल निकल चुका होगा। ऐसे बिकती है माइनिंग राइट्स। समझ में आई बेटा बात? एसेट है कि नहीं है? आपको क्या लगता है वो 60,000 करोड़ अगर खर्च हो, सिर्फ 60,000 करोड़ का माल निकालेगा? बस समझदार हुआ, छोड़ेगा नहीं वो। 3-3 4-4 5-5 10-10 हजार लेबर काम करेगी टाइम पर, तीनों टाइम की लेबर बुक होगी, पता नहीं कितने हजारों ट्रक लगा देगा, यही करेगा ना वो आदमी। चलो जी, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग सर मोस्ट पॉपुलर टर्म है ये आज की तारीख में। किसी भी ब्रांड की बात कर लो, बर्गर किंग, मैकडी,
डोमिनोज, KFC, सब में आपने नाम सुना होगा। अब मैं कहता हूँ बेटा एक इंसान फ्रेंचाइजी खरीद रहा है, बाबू जब वो फ्रेंचाइजी खरीद रहा है उसने पे करी है ठीक ठाक सम, आपको भी पता है इनकी फ्रेंचाइजी 1 करोड़ से कम कोई नहीं है और 3-3, 4-4 करोड़ तक चली जाती है। मान लो एक इंसान ने KFC की फ्रेंचाइज खरीदी 3 करोड़ रुपए पे कर, आपको क्या लगता है ये SPL में दिखाने वाला खर्चा है? सर ये फ्रेंचाइजिंग फी आपको बेनिफिट देती है फॉर मोर देन 1 ईयर। जनरली बेटा ये फ्रेंचाइजिंग फीस 20-30 सालों के लिए होती है और कुछ कुछ बेटा कंपनी आपको लाइफ टाइम के लिए देती है। सर कहाँ दिखाओगे? एसेट्स ही तो दिखाओगे कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने में हेल्पफुल है कि नहीं। एसेट्स वो चीज़ ही तो होती है जो आपको प्रॉफिट कमाने में हेल्पफुल है, जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है। जो खर्चे 1 साल में खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वही तो SPL का पार्ट होते हैं, वही तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होते हैं। ये तो बेनिफिट देगा ना 20 से 30 साल आपको। तो क्या होना चाहिए बेटा? इंटेंजिबल एसेट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ जाए बाबू, एक और इंटेंजिबल एसेट का जिक्र करते हैं, नोन एज कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है बेटा? कॉपीराइट ना किसी भी लिटरेरी वर्क के लिए होता है। लिटरेरी वर्क मतलब लिखे हुए काम के लिए होता है बाबू। देखो नाम है कॉपीराइट, यानी कि मतलब क्या होता है? कॉपी करना क्राइम है। मान लो NCERT है, आज मैं उसकी कॉपी कर लूँ, फोटो स्टार्ट करा लूँ, तो ये क्राइम है? ये क्राइम नहीं है। फिर क्राइम क्या है? क्राइम ये है बेटा कॉपी करके अपना नाम चिपका देना क्राइम है। मैंने इसकी फोटो स्टार्ट करी या कॉपी करी और लिखवा दिया बाय CA मनीष कालरा, ये क्राइम है क्योंकि ये मेरे वर्ड्स नहीं थे। आप किसी भी लिटरेरी वर्क के लिए कॉपीराइट ले सकते हो। जब आप NCERT खोल कर देखते हो तो बाबू जब खोलोगे तो सेकेंड ही पेज पे बहुत बार आपको ये मिल जाएगा, लिखा होगा ऑल राइट्स आर रिजर्व टू द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, मतलब ऑल राइट्स आर रिजर्व टू NCERT। बेटा ये सिंबल कॉपीराइट का सिंबल होता है। चलो मैं बताता हूँ किस किस फील्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है भाई। ये एजुकेशन की फील्ड में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, पता लग गया आपको। बाबू जितने भी लिरिक्स राइटर होते हैं, जितने भी लिरिक्स राइटर जब भी म्यूजिशियन के पास जाते हैं सबसे पहले कॉपीराइट लेके जाते हैं। जितने भी बेटा कंटेंट राइटर है, किसी मूवी को लिख रहे हैं, किसी वेब सीरीज को लिख रहे हैं, जब भी किसी डायरेक्टर के पास जाते हैं हमेशा कॉपीराइट लेकर जाते हैं। क्योंकि ऐसे बॉलीवुड में बहुत खबरें हैं कि कंटेंट किसी और ने लिखा, बस वो डायरेक्टर के पास सीधा चला गया सुनाने कि ऐसे ऐसे करके मैंने कंटेंट लिखा, उसने अगले दिन से डायरेक्शन स्टार्ट करके एक मूवी बना दी। उसका कंटेंट चोरी हो गया क्योंकि उसने कॉपीराइट नहीं लिया था। आज की तारीख में बेटा ये चीज़ें इतनी पॉपुलर हैं कि बेटा कोई आदमी पहले कोई चीज़ लिखता है सबसे पहले उसका कॉपीराइट लेता है कि मैंने लिखी है, ये मेरी है ये चीज़, ताकि कल को कोई कॉपी ना कर पाए, अपना नाम ना देते उसको। 3 इडियट मूवी के हिट हो जाने के बाद एक आदमी आया था सामने, उसने बहुत बवाल किया था कि ये मेरा कंटेंट चोरी किया है इन्होंने। ऐसा बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था ये। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कॉपीराइट वर्ड इज क्लियर बाबू। आगे बढ़ाते हैं बात को, बात करते हैं पेटेंट्स पर। बेटा पेटेंट जनरली किसी फॉर्मूला के लिए मिलता है। किसी भी फॉर्मूला को आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा सकते हो बेटा, उसे हम पेटेंट बोलते हैं। जनरली सबसे ज़्यादा फेमस है ये फार्मा सेक्टर में। बेटा फार्मा सेक्टर में क्या होता है थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना। एक कंपनी है, किसी भी कंपनी का नाम सोचो, मान लो मैनकाइंड। बाबू मेडिसिन बनाती है, इसने ना कैंसर को क्योर करने के लिए ना ड्रग बनाने की सोची। बेटा 1 साल रिसर्च पे पैसा खर्चा करा, नहीं कुछ रिजल्ट मिला। दूसरे साल, तीसरे साल, 10 साल, 15 साल, मान लो 16वें साल ड्रग इन्वेंट हो गई जो कैंसर को क्योर कर देगी। ठीक है बाबू, 16 साल में इन्होंने पैसे खर्च दिए हर साल 50 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए ऑन रिसर्च ओनली। बाबू ये सरकार से क्या चाहेंगे? ये सरकार से चाहेंगे ना ये फॉर्मूला इनका ही बना रहे। देखो क्योंकि इंडिया में एक राइट है बेटा, राइट टू इन्फॉर्म, कि आप जो भी कस्टमर को बेच रहे हो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप मेडिसिन के पेपर पे बिल्कुल क्लियरली लिख देते हो क्या क्या सॉल्ट डालकर आप बेच रहे हो। कल को ये कंपनी भी जब मेडिसिन बेचेगी कैंसर को क्योर करने के पीछे लिख कर बेचेगी क्या क्या सॉल्ट है, फिर तो दूसरी कंपनी बड़ा इसलिए कॉपी कर सकती है। पैसे आपने खर्चे 800 करोड़ रुपए, दूसरे मजे ले जाएंगे। बाबू आप चाहते हो ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इस चीज़ से रिलेटेड कुछ प्रोटेक्शन दे, गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्शन देती है। गवर्नमेंट आपको कहती है कि मैं आपको अलाउ करती हूँ अगर ये फॉर्मूला आपका है आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा सकते हो फॉर 17 ईयर्स, 17 लॉन्ग ईयर्स, 17 सालों के लिए आपका ये फॉर्मूला।
17 साल तक कोई भी कंपनी इस फॉर्मूला को कॉपी करके मेडिसिन नहीं बना पाएगी, सिर्फ आप बना पाओगे। आप पूरा करो अपना पैसा। देखो, अगर सरकार ये बेनिफिट ना दे तो कभी इंडिया में कोई रिसर्च नहीं करेगा, एक कंपनी नहीं करेगी रिसर्च, मानते हो ना। तो सरकार को पेटेंट देना पड़ता है। और बाबू, उस कंपनी ने 800 करोड़ खर्चे हैं, वो आपसे निकालेगी 17 साल में। चाहे एक टैबलेट 2-2 हज़ार 2,500 की बेचनी पड़े और बिकेगी नहीं, और वो पूरे कर लेगी पैसे। समझ में आती है आपको बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पेटेंट क्या चीज़ है, फॉर्मूला क्या चीज़ है। आगे बढ़ जाएं। अगर पेटेंट से रिलेटेड मुझे एक और एग्जांपल भी देना हो, सर आपको नहीं लगता थम्सअप का फॉर्मूला भी कहीं रजिस्टर्ड होगा? देखो, मेडिसिन बनने में फॉर्मूला तो है ना, कि मैंने 2 केमिकल लिए, पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करा, फिर इतना ठंडा हो जाने के बाद मैंने तीसरा केमिकल मिक्स करा, फिर बॉईल करा, फिर ठंडा करा, फिर ये चौथा केमिकल, 5वां केमिकल, तब जाके मेडिसिन इन्वेंट हुई। ये पूरा फॉर्मूला आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाता है, ऐसा पेटेंट। इस फॉर्मूला का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेम वे, आपको नहीं लगता थम्सअप का भी कोई फॉर्मूला होगा बनने का? सर कितनी कंपनियों ने कोशिश करी है कॉपी करने की, आज तक कभी सेम टेस्ट आया थम्सअप जैसा? बहुत सारे और नाम है ना, कैच ने भी अपनी ड्रिंक निकाली, कैच एक कंपनी है, ठीक है ना, वो 13 ने ड्रिंक निकाली हैं, सब गायब हैं दोबारा मार्केट से, आती रहती हैं जाती रहती हैं, आती रहती हैं जाती रहती हैं। बना थम्सअप जैसा कोई? लिम्का, फैंटा की को कॉपी करने की कितनों ने कोशिश करी, बना कुछ? लिम्का तो हिंदुस्तान में दवाई है, कुछ मुझे लिम्का लिख दो पहले। चलो है, लेट इट बी, आगे बढ़े। ठीक है जी, क्लियर है ना बेटा, कि कोई तो फॉर्मूला और कहीं तो रजिस्टर्ड है कि कोई कॉपी नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू बात करते हैं ट्रेडमार्क की। बाबू, जब आप ब्रांड को, अपने ब्रांड को प्रोटेक्शन देते हो थ्रू लॉ, उसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। ब्रांड कुछ भी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई फोटोग्राफ हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये बात मैंने बिजनेस स्टडीज में बहुत डिटेल में भी डिस्कस की थी। बाबू, ऑडी ब्रांड है, नाम भी है, उसका सिंबल भी है। जब ये चीज़ों को आप रजिस्टर्ड करा लेते हो अंडर द लॉ, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। और रजिस्टर्ड होने का सबसे बड़ा फायदा है बेटा, कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। बेटा, क्या ट्रेडमार्क किसी के लिए एसेट हो सकता है क्या? यार वाई नॉट। आप एक बात समझो, डोमिनोज को देखो, बर्गर किंग को देखो, जब अपनी लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग बेचते हैं, जिसने लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग खरीदी उसके लिए तो वैसेट है, जो भी उसने लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग फी पे करी। इसके बदले में डोमिनोज आपको अलाउ क्या करता है? डोमिनोज आपको अलाउ करता है कि तू मेरा नाम इस्तेमाल कर, मेरा लोगो इस्तेमाल कर, अपने एरिया में प्रोडक्ट बेच। उसके लिए कैसे एसेट नहीं है, वही एसेट उसको करोड़ों रुपए कमा के दे दिया। जो लोग फ्रेंचाइज खरीदते हैं, इसलिए तो फ्रेंचाइज खरीदते हैं कि डोमिनोज का नाम इस्तेमाल करने को मिलेगा, बाबू उसके लोगो इस्तेमाल करने को मिलेगा, तो उसके लिए भी तो एसेट है वो। तो ट्रेडमार्क एसेट ही तो है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। नोट नंबर 9 एंड 10 क्लियर। 11 और 12 साथ साथ करेंगे। अभी बाबू आप लिखेंगे कुछ नहीं, आप पहले नहीं करते देखो। बाबू नोट नंबर 11 में ना एक टर्म आती है कैपिटल WIP। कैपिटल WIP, बाबू WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस। अगर सिंपल WIP लिखा है ना, ये टर्म मैं आपको इन्वेंट्रीज में पढ़ाऊंगा। करंट एसेट्स में CIT, सेट CS है ना, CII इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में कल पढ़ाऊंगा ये WIP क्या होता है। लेकिन अगर टर्म लिखिए कैपिटल WIP तो मतलब बिल्कुल बदल जाते हैं। यानी कि अगर मेरे को अपने आप को समझाना हो ना, मैं अपने आप को पता है कैसे समझाता हूँ। देखो, नोट नंबर 12 की हेडिंग है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, है ना, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसकी हेडिंग मेरे हिसाब से पता क्या होनी चाहिए थी, टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। मैं समझाता हूँ मतलब क्या है। वो वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन वो कैपिटल नेचर का है, समझना। वो आप कोई कंपनी और रिलायंस, आप ना एक नया अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कंस्ट्रक्ट करा रहे हो। एक छोटे से बिल्डिंग खड़े करने में साल लग जाते हैं। आप रिलायंस हो, एक बहुत तगड़ा हेड ऑफिस बनवा रहे हो अपना, हजारों करोड़ रुपए लगा रहे हो। बाबू, आर्किटेक्ट का अंदाजा है कि वो 4 साल में आपको बिल्डिंग कंप्लीट करके दे देगा, और 4 साल में आपके कुछ लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है जी, पहला साल पूरा हो गया, अभी 2,500 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं और बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्टेड ही है। आप क्या दिखाओगे उसको? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सीधा लैंड एंड बिल्डिंग? अभी तो वो लैंड एंड बिल्डिंग है ही नहीं।
वो तो अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है वो। बाबू उसको हम शो करते हैं नोट नंबर 11 में, कैपिटल WYP लिखेंगे 2,500 करोड़। अगला साल पूरा हो गया, इस साल 2,000 करोड़ लगे, 4500 करोड़ लग गए। दूसरे साल भी अभी वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्टेड है। फिर फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, फिर आपने शो करा लैंड एंड बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट 4500 करोड़। तीसरा साल 1500 करोड़ रुपए लगे। तीसरा साल फिर शो करोगे लैंड एंड बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 6000 करोड़। चौथे साल 2000 करोड़ लग गए और इस साल लैंड एंड बिल्डिंग बिल्कुल तैयार होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस बिल्कुल तैयार हो गया। अब यहाँ से हट जाएगा, ये सीधा चला जाएगा पहली हेडिंग में नोट नंबर 9 में, लैंड एंड बिल्डिंग 8000 करोड़। यानी कि बेटा ये कुछ और नहीं, एक टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि वो वर्क इन प्रोग्रेस जो कैपिटल नेचर का है। अगर मुझे सिर्फ एग्जांपल लिखना हो तो मैं लिख देता हूं लैंड एंड बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट। बात समझ में आती है? सेम वे अगर मेरे को बताना है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या है, लिख लोगे हेडिंग, छोड़ दो सब आगे की बात करूं तो बाबू इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या है? सेम एग्जांपल जो मैंने इंटेंजिबल एसेट्स का दिया अभी पेटेंट का। बाबू आप कंपनी ऑफ मैनकाइंड, पहले साल रिसर्च हो गई, 50 करोड़ खर्च हो गए, कोई मेडिसिन इन्वेंट नहीं हुई जो कैंसर को क्योर कर पाए, पर रिसर्च पे खर्चा हो चुका है। अगले साल फिर 50 करोड़ खर्च हो गए, मेडिसिन नहीं बनी। सर इसको बैलेंस शीट में शो कहाँ करोगे? आप ये दिखाओगे SPL है खर्चा है। आपको पता है कभी ना कभी मेडिसिन इन्वेंट हो जाएगी, उस दिन ही मेरी एसेट बन जाएगी, तब तक कहाँ शो करते रहोगे इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। और अगर मेरे को सिर्फ एग्जांपल देना हो तो मैं लिख देता हूँ रिसर्च सर। डन है? इतनी बात समझ में आती है? चलो आज के लिए रखते इतना ही है, ठीक है, बाय बाय।